बंधुओं नमस्कार। आज की चर्चा में मेरे यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में इस विषय पर है जिसे कि शीर्षक दिया गया है ट्रंप का टैरिफ हट, ट्रम्प्स टैरिफ टेनासिटी। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर यह टैरिफ की जो सूचियों की और उसके प्रतिशत की और उसकी तीव्रता की जो खबरें हैं वह काफ़ी दिनों से चल रही हैं। तो इसी के संदर्भ में जो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का कल निर्णय आया है उसको ध्यान में रख करके यह टॉक शो रखा गया है, या इसको हम लोग कहते हैं कि जो यूट्यूब का चैनल के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को सब तक प्रचारित करना है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सब पर आप फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, जिससे सभी को इसकी सूचना मिल जाए और सभी में प्रसारित हो जाए। अब मैं आता हूँ विषय पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2025 में पहली बार टैरिफ का प्रयोग किया गया। अप्रैल 2025 से इसे विश्व के सभी देशों पर लागू कराने की बात की गई थी और वहाँ पर ये देखा गया कि जो टैरिफ की दर लगाई गई वो 10% से लेकर 50% की दर पर विभिन्न राष्ट्रों पर लगाई गई और इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि किस प्रकार के संबंध अमेरिका से उस राष्ट्र विशेष के हैं जिस पर विभिन्न दरों से टैरिफ लगाया गया था। तो टैरिफ जो लगाया जाता है या जो लगाया गया है वह अमेरिका द्वारा विदेशों से आयातित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया गया है। तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तो जो अमेरिका के क्रेता हैं उन पर पड़ेगा, परंतु चीज़ें महंगी हो जाने से निर्यात और निर्यात के दिए जाने वाले आदेशों ऑर्डर्स पर जो है कि वो असर पड़ेगा, इसलिए निर्यातक भी इससे प्रभावित अपने को महसूस कर रहे हैं। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस टैरिफ को लगाया और इसके माध्यम से वो कर एकत्र करने की योजना बना रहे हैं। उनके दिमाग में ये था कि जो विदेशी कंपनियां अपने यहाँ सामान बना करके अमेरिका में भेज रही हैं, हम उन्हें हतोत्साहित करेंगे। अमेरिका में स्थानीय स्तर पर निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की जो स्थिति है उसको हम बेहतर करेंगे और उनके दिमाग में इसके लिए एक लोगो था, एक मुहावरा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके माध्यम से वो ये सिद्ध करना चाहते थे या उनका यह प्रयास था कि स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको गति प्रदान की जाए और विदेशों से उस संबंध में जो है कि विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया जाए ताकि अमेरिका में ही चीज़ें बने। अमेरिका के लोगों को इसी बहाने जो है कार्यबल है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और फिर अमेरिका में चीज़ें बना करके विदेशी निर्माता कंपनियां जो है विदेशों में, अन्य देशों में वहाँ से निर्यात करें। उनकी ये सोच थी, परंतु इस सोच को वह पूर्ण रूप से लागू कर पाते इससे पहले जो कि अमेरिकी न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहाँ तक ये मामला पहुँच गया और लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और इसके बाद फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रेसिडेंट ट्रंप के अधिकारों से बाहर जा कर के करने वाले काम के रूप में, शक्तिवाह्य कार्य के रूप में निर्धारित किया और यह कह दिया कि ये सेपरेशन ऑफ पावर, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जिसमें कि सत्ता की तीनों बिंदु न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, उसका उल्लंघन है। वास्तव में कराधान के लिए बनाए गए नियम यानी कि टैक्सेशन लॉज को बनाने और उनके अनुमति देने का अधिकार जो है वो कांग्रेस को है, जिसको कि हम अमेरिकी सदन कहते हैं, उनको है। और बिना अमेरिकी सदन की संस्तुति लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रशासनिक आदेश के रूप में, यानी ट्रंप महोदय ने प्रशासनिक आदेश के रूप में विभिन्न राष्ट्रों पर विभिन्न वस्तुओं से आयात की जाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में कर लगाने की घोषणा अपनी मनमानी पूर्ण तरीके से कर दी और इसका प्रदर्शन उन्होंने इस प्रकार से किया मानो कि वे किसी को दंडित करना चाह रहे हैं, यानी कि वे राष्ट्र जो उनके कहे में, उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने कार्य की व्यवस्था का उपयोग किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में
ये मामला हाई कोर्ट से अपील होकर के सुप्रीम कोर्ट में किया गया, ले जाया गया, तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक चर्चा से थोड़ा सा इतर हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा, लेकिन मैं अपने दृष्टि से उससे बताना उचित समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पैरवी किसने की। तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से गई अपील की जो पैरवी हुई थी, उसको करने के लिए एक वकील साहब जो एंगेज किए गए थे, उन्होंने सर्वप्रथम आधारभूत ये प्ली ली कि जो IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंतर्गत टैरिफ लगाने की जो निर्णय इन्होंने लिया, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट महोदय ने, जो कि अधिनियम 1977 का बना हुआ, 1977 का बना हुआ है, वह जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यह डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और ये कार्य किया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में नील कतियाल नाम के एडवोकेट ने। और नील कतियाल के जो पिताजी हैं वो भारतीय मूल के थे, और वो एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, और उनकी माता जो है वो एक इंजीनियर थी। और ये चले गए थे अमेरिका, और अमेरिका में ये जाके बस गए थे। और अमेरिका में बसने के पश्चात नील कतियाल का जन्म अमेरिका में ही हुआ, और उन्होंने नील कतियाल ने जो जा कर के वहीं पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के पश्चात उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके येल लॉ स्कूल से LLB की डिग्री प्राप्त करी। उसके पश्चात वो जस्टिस स्टीफन ब्रायर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके क्लर्क असिस्टेंट बने, और उनके साथ काम करने के पश्चात फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगे, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। और इस प्रकार 2010 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें अमेरिका के एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्ति प्रदान की। तब से उन्होंने काफ़ी दिन तक काम किया। उसके बाद नवीन जो रिजीम आई, तो उसमें फिर वह अपना कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात पदमुक्त हो गए। लेकिन तब से अब तक उन्होंने अधिकतम या कहिए लगभग 50 से अधिक मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। तो ये इस जिन वकील महोदय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। मैं आकृष्ट मात्र इससे हुआ कि इनके पिता भारतीय मूल के थे। अब हम यहाँ से पुनः चले जाते हैं चर्चा के मूल बिंदु पर, जो यह कहता है कि जब ट्रंप महोदय ने IEEPA 1977 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन प्रशासनिक आदेश देते हुए टैरिफ लगाने की बात की, और उससे आहत होकर छोटे व्यापारियों ने और छोटे व्यापारियों के साथ लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने इस पर प्रतिवाद किया, और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले गए। और इस प्रकार इस मामले की सुनवाई करने के उपरांत 6 बनाम 3 माने 6 बहुमत में थे, 3 अल्पमत थे, ऐसे न्यायाधीशों ने निर्णय प्रदान किया और कहा कि जस्टिस डिनाई किया गया है, और जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी अनदेखी की गई है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ओवर पावर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यह पूरा का पूरा ही दिया गया आदेश और लगाई गई कर व्यवस्था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस बात में यह भी एक बड़ी ध्यान देने की बात है कि जो 9 जजों में से 6 और 3 का जो अनुपात है, इन 6 जजों में जो बहुमत था, जहाँ पर कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बहुमत का जजमेंट लिखा, इन 6 जजों में वे 2 जज भी शामिल थे जो कि जस्टिस ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे। और उन जजों के काम से आहत होकर के जो जस्टिस जो 6 जजों में शामिल थे, उन्होंने ट्रंप के विरुद्ध में जजमेंट दिया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात पर नाखुशी जताई और ये कहा कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका के सुधारवादी कानूनों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, और उन्होंने इस व्यवस्था में मेरा प्रतिरोध किया और मेरा विरोध करते हुए जो कि मेरे टैरिफ लगाने वाली योजना पर
जो है उन्होंने विराम लगा दिया और यह उचित नहीं है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है। परंतु जब यह 6-3 का जजमेंट आ गया, IEEPA के उपयोग को अनुचित ठहराया गया, तो इस निर्णय से आहत होकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहा कि मेरी तो जिद है या मेरी यह प्रतिबद्धता है कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा ही। अतः इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे मन में यह योजना चली रही थी कि यदि उच्चतम न्यायालय मेरे द्वारा लगाए गए कर को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो मेरे पास प्लान बी उपलब्ध है और उस प्लान बी के अंतर्गत मैं पुनः कराधान करूंगा। और इस मत को उन्होंने प्रकट करने के लिए अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि कुछ ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने मेरे योजना के प्रतिकूल निर्णय दिया है, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा और मैं सभी देशों पर 10% का वैश्विक टैरिफ लागू करूंगा। और ऐसा करते हुए उन्होंने एक नया आदेश जारी किया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि शनिवार की रात में किया गया था, जो शनिवार बीती है, जिसको हम लोग कहते हैं तारीख 21 फरवरी सन 2026। तो ऐसी स्थिति में यह उल्लेखनीय है कि ट्रंप महोदय ने अपने प्लान बी में जिन अधिनियमों की जिन धाराओं का सहारा लेने की बात कही थी, वे धाराएं हैं अमेरिकी कानून, जो कि 1974 का कानून है, उसकी धारा 122, 301 तथा 232, और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इनका प्रयोग करूंगा और फिर से टैरिफ लगाऊंगा। तो सर्वप्रथम उन्होंने जो आदेश जारी किया था शनिवार की रात को, वह धारा 122 के अंतर्गत है। और इस धारा 122 जो है, जो ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 है, उसमें जो कर लगाने का प्रावधान है वो एक अस्थायी टेम्पररी प्रोविज़न है। और ये अनुमान्यता प्रदान करता है कि जब कि कोई ऐसा कार्य जिसको कि अमेरिकी सरकार यह सोचती है कि अन्य देशों से आयात किए जाने पर स्थानीय वाणिज्य और व्यापार को नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में वह कराधान कर सकता है और वह कराधान की सीमा 10 से 15% के बीच हो सकती है। और ऐसा लिया गया प्रशासनिक आदेश या दिया गया प्रशासनिक आदेश या लिया गया प्रशासनिक निर्णय आगामी 150 दिनों तक ही प्रभावी रहेगा, जब तक कि उसे कांग्रेस द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो शनिवार रात 21 फरवरी 2026 को प्रशासनिक आदेश दिया गया था, इसके अंतर्गत कर की सीमा 10% नियत की गई और इसकी अवधि है 150 दिन। यदि उसके अंतर्गत इसे विस्तारित करने का आदेश अमेरिका की संसद पारित नहीं कर देती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसकी प्रभावी होने की तिथि क्या होगी, तो उन्होंने कहा यह 24 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। तो एक तो ही उन्होंने 122 के अंतर्गत 10% टैरिफ लगा दिया। अब इस 10% टैरिफ के संदर्भ में भ्रम न रहे, इसलिए यह यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है कि उन्होंने कहा कि जो टैरिफ पहले से ही नवीन लगाए गए टैरिफों से पूर्व विभिन्न राज्यों पर अधिरोपित थे, उस पर यह अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जा रहा है। यानी कि यदि जो IEEPA के अंतर्गत लगाए गए टैरिफ थे उनको अब अपास्त कर दिया गया है, इनइफेक्टिव कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उससे पूर्व जो विभिन्न राष्ट्रों पर विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में आयात किए जाने वाली वस्तुओं के साथ कर लगाए गए थे, उनमें 10% और भी जोड़ दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि किसी राष्ट्र पर पहले 8% कर लगता था
उस पर अतिरिक्त 10% हो गया। तो अब प्रभावी जो टैक्स हो गया, टैरिफ हो गया फॉर द इम्पोर्ट इन अमेरिका with effect from 24th of February 2026 stands 10 plus 8 is equal to 18%. Similarly, if some country is put under the bracket of 2% or 5%, then additional 10% will also be levied on the, you can say, the imports made from those countries. For example, if it is from a country on which 2% tariff is levied, then it will have to pay 10 plus 2, that is 12% will be charged on the things, on the goods import from those countries, and 15% will be charged on which a tariff of 5% was levied earlier. तो इस प्रकार से इन्होंने यह बात कह दी, लेकिन इट्स ए टेम्परेरी, इट्स यू कैन द अरेंजमेंट एंड विच विल लास्ट till the expiry of 150 date unless the same is reiterated or confirmed by the Congress of the United States of America. तो ये एक बात हो गई। अब उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे जिस धारा का संदर्भ दिया था वो धारा थी धारा 301, और 301 के अंतर कहा गया था कि यदि अमेरिका को रक्षा हेतु, यानी अमेरिका के वाणिज्य और व्यवसाय के रक्षा हेतु और उसे अनुचित व्यापार व्यवस्था से बचाने के लिए कदम उठाना पड़े, तो धारा 301 के अंतर्गत ऐसे निर्यातक राज्यों पर टैरिफ लगाया जा सकता है जिनकी कार्यविधि या वाणिज्यिक गतिविधि से अनुचित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा हो। तो ये चीज़ हो गई। अब ट्रंप के प्रथम कार्यकाल में इस प्रावधान का प्रयोग चीनी माल के विरुद्ध किया गया था, और इससे क्या होता है कि सबसे पहले ट्रंप प्रशासन ने अपने प्रथम शासनकाल में इसको तय करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसको प्रशासनिक जांच कमेटी कहते हैं, और जांच करने के बाद वह निर्धारित करती है कि क्या यह अनुचित व्यापार व्यवस्था में लिप्त है यह राष्ट्र जो कि निर्यात कर रहा है और जहां से वस्तुएं आयात की जा रही हैं, और यदि ऐसा होता है तो उस पर और भी पैनल टैक्स लगाया जाता है। चाइना में ऑलरेडी इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, और यानी कि चाइना के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी और उन पर 25% का अतिरिक्त टैक्स पहले से ही लगा हुआ है। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो आपका अनलॉफुल या अनवांटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चाइना पर 25% पहले से लगा है, 10% एडिशनल हो गया। तो आज की तारीख में धारा 301 के आलोक में या उनके दायरे में जो चीज़ें या गतिविधियाँ या सामान आ रहे हैं उनको 25 + 10 बराबर 35% का टैरिफ की सीमा में लाया जाएगा, क्योंकि 10% एडिशनल है। अब इसी प्रकार से ये धारा 232 के बारे में बताया गया कि यदि वाणिज्यिक जांच में यह पता लगता है कि जो आयात किया जा रहा उत्पाद है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इट इज़ डेंजरस फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इट इज़ क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम फॉर द लोकल ट्रेड कॉमर्स एट्सेट्रा, तो एडिशनल टैक्स उस पर लगाया जा सकता है। और इस प्रकार का टैक्स या प्रतिबंध लगाया जाना धारा 232 के अंतर्गत मान्य होता है। और इस प्रकार का जो टैक्स है या प्रतिबंध है ऑलरेडी कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन के नेशंस पर लगाया जा चुका है। तो ये भी बात हो गई। अब एक और भी बात आती है कि जो धारा 232 के अंतर्गत कनाडा और मेक्सिको देश हैं, इनके यहाँ से लोहा और एल्युमिनियम का निर्यात होता था, तो इस पर ऑलरेडी 25% का पहले से टैरिफ लगा हुआ है। तो 10% एडिशनल टैरिफ लगने का मतलब हो गया 25 + 10 35% का टैरिफ। ये इम्पोर्ट इन द अमेरिका एंड एक्सपोर्ट फॉर द मेक्सिको एंड कनाडा पर यह लग जाएगा फॉर द गुड्स दैट इज नोन एज आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब आती है धारा 338। ये 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 है, जो कि कहती है कि यदि वे कार्य व्यवहार या उन वस्तुओं से संबंधित कार्य व्यवहार जो अमेरिका के वाणिज्य व्यवसाय नियमों के प्रतिकूल हों या विरुद्ध हों, तो उन्हें भी टैरिफ सीमा में लाया जा सकता है।
और उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यह 1947 का अधिनियम का धारा 122, 301 और 232 तथा ये जो 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 है, इनके माध्यम से अभी भी ट्रंप प्रशासन आयातित की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगा सकता है, परंतु यह टैरिफ मनमानापूर्ण नहीं होगा और इसके माध्यम से राष्ट्रों को प्रताड़ित किए जाने की जो सामान्य प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग सकेगा, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। परंतु सिरे से यह तो मानना ही होगा कि IEEPA के माध्यम से, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने का एक स्वच्छंद और मनमाना कार्य करने की जो व्यवस्था खड़ी की थी, उस पर तो अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने अंकुश लगा ही दिया और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब यह देखना है कि इस सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का तात्कालिक प्रभाव क्या होगा। तो तात्कालिक प्रभाव तो यही हुआ कि जितने भी पुराने रीत से नियत किए गए टैरिफ के दर थे वह सब निष्प्रभावी हो गई। नंबर 2, जो परिवर्तित टैरिफ दरों के आधार पर स्थानीय स्तर पर आयात शुल्क के रूप में शुल्क अमेरिकी गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया था, उसको अब वापस करने के लिए बातें चलेंगी और यह सुनिश्चित कर दिया गया, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा अनधिकृत रूप से एकत्र किया गया कर उन व्यक्तियों द्वारा वापस मांगा जा सकता है जिन्होंने यह जमा किया है, और इसके लिए वो निचली अदालतों में कार्रवाई को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे जो लिया गया कर है वह अधिकार विहीन स्थिति में लिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में वे उसे पाने के हकदार हो जाएंगे। परंतु इस पूरे सिनेरियो में यह बात देखने को आती है, यह पूरे जो दृश्य है, जो परिदृश्य है, इसमें यह देखने की बात आती है कि इससे आती है कि ट्रंप महोदय ने अपने इस मांगा और लोकल प्रोडक्शन के जो सनक है उसके संदर्भ में उठाए जाने वाले ऑटोक्रेटिक टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन प्रवृत्ति पर विफलता या विफल होते हुए स्वयं को देख पाने की स्थिति में वो रख नहीं पा रहे हैं। परंतु क्या करें, सच्चाई तो यही है कि उच्चतम न्यायालय ने उनके इस कृत्य को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और अब उनके पास पूर्व विद्यमान कानूनों के प्रावधानों के अधीन ही कर लगाने की जो है सीमा पड़ी हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतवर्ष के साथ होने वाले संबंधों पर या व्यापारिक संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यदि भारतवर्ष के साथ जो पहले के जो टैरिफ रेट्स हैं वह उसी प्रकार से रहेंगे, उसमें एडिशनल 10% लगेगा कि नहीं लगेगा इसके बारे में बात है, लेकिन उन्होंने एक जनरल ऑर्डर निकाल रखा है। इसलिए यह सोचना चाहिए कि कर निश्चित करने के लिए मानक यही होगा कि ये जो आपका IEEPA के अंतर्गत घोषित किए गए कर जो कि अप्रैल 2025 से लागू होने थे, उन सब पर विराम लगा दिया गया है। उससे पूर्व जो भी कर के दरें विभिन्न राष्ट्रों पर लगी थी वही प्रभावी होंगी और उन पर अतिरिक्त 10% कर और लगा दिया जाएगा। तो आज की तारीख में जो कि 24 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है, उस कराधान की अवधि में जो होगा, जो विद्यमान कर हैं उसमें प्लस 10% अतिरिक्त कर ही देय होगा और यह टैरिफ के रूप में अमेरिका में चार्ज किया जाएगा आयातकों से। तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि ट्रंप की जिद कि टैरिफ तो लगाऊंगा ही, चाहे मैं इधर से लगाऊं, उधर से लगाऊं, कानून के दूत से लगाऊं या मैं अपने प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से लगाऊं, लेकिन कर तो मैं लगाऊंगा ही। तो उनकी इस प्रवृत्ति को देख के लग रहा है कि ट्रंप साहब एक ऐसे अड़ियल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो ये कहता है कि खूंटा तो यहीं गड़ेगा, चाहे कि जो कुछ हो जाए। अब आगामी समय में ये देखना है कि किस प्रकार से अपने व्यवहार में
ट्रंप महोदय कराधान के संबंध में थोड़ा सा परिमार्जन करते हैं, संशोधन करते हैं, या वह एक आहत सशक्तशाली शेर की तरह से क्रुद्ध होकर के प्रतिक्रियात्मक कोई अन्य कदम उठाते हैं जिससे कि राष्ट्रों को बचने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये चर्चा मैंने आपके सामने इसलिए लाई क्योंकि यह बहुत ही ताज़ा तरीन विषय था और कल शाम से ही इसमें जो है कि बहुत ही गतिविधियां हुई हैं। तो इसलिए जो भी जानकारी मुझे उपलब्ध हो पाई उसके आधार पर मैंने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। इसमें एनडीटीवी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और एनडीटीवी से साभार मैंने सूचनाएं एकत्र की हैं, इसलिए उनका एनडीटीवी वर्ल्ड का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ सूचनाएं जिसमें से कि बहुत ही महत्वपूर्ण थीं उनको मैंने आधार बनाकर इस टॉक शो को बनाया है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इसको देखें सुनें और एनडीटीवी को भी ये धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके एनडीटीवी वर्ल्ड में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर मैं यह कार्यक्रम बना। आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को पांडे एस अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।